नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर पूनम गुप्ता बनी आरबीआई की डिप्टी गवर्नर, केंद्र सरकार करती है नियुक्ति। 4 हैं आरबीआई में डिप्टी गवर्नर्स की संख्या। दिल्ली यूनिवर्सिटी लिंग दोष समिति की सिफारिशें करेगी लागू। यूनिवर्सिटी चुनावों से संबंधित है लिंग दोह कमेटी। यूनिवर्सिटी चुनावों में सुधार के मकसद से किया गया था गठन। और बिम्स्टेक का 6वां सम्मेलन हुआ आयोजित। बैंकॉक विजन को अपनाया गया। पीएम मोदी ने पेश किया 21 पॉइंट एक्शन प्लान। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पाना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। डॉक्टर पूनम गुप्ता को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के डायरेक्टर जनरल के पद पर थीं। आरबीआई में ये पद माइकल देवव्रत पात्रा के इस्तीफे के बाद खाली थी। पूनम गुप्ता को इस पद पर 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पूनम गुप्ता की नियुक्ति के बाद आरबीआई में डिप्टी गवर्नर्स की संख्या 4 हो गई है। इनमें पूनम गुप्ता के अलावा M राजेश्वर राव, T रविशंकर और स्वामीनाथन J शामिल हैं। देखिए, आरबीआई का गठन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 8(1)(a) के मुताबिक आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स, संख्या जिनकी 4 से अधिक नहीं है, की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। एक्ट की धारा 8(4) के मुताबिक आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सरकार नियुक्ति के वक्त ही इनका कार्यकाल फिक्स कर देती है और इन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। अब आपको बता दें कि NCAER भारत का सबसे पुराना बड़ा स्वतंत्र इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना 1956 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर हुई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह ने घोषणा की है कि यूनिवर्सिटीज के चुनावों में लिंगदोह समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अब देखिए, भारत में यूनिवर्सिटी के स्तर पर होने वाले चुनावों में कई तरह के चैलेंजेस आते हैं। इन चुनावों में पैसा और पावर खूब यूज होता है। इन चुनौतियों के मद्देनजर साल 2005 में यूनिवर्सिटी के स्तर पर होने वाले स्टूडेंट यूनियन चुनावों में अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पूर्वी मुख्य चुनाव आयुक्त JM लिंगदोह की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी सिफारिशें मई 2006 में सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने लिंगदोह समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया था और इन सिफारिशों को सभी यूनिवर्सिटीज के स्तर पर लागू करने का आदेश दिया था। लिंगदोह समिति ने कई सिफारिशें दी थीं, जैसे कौन चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ने वाले प्रतिभागी उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, साथ ही क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट पर यूनिवर्सिटी के अनुशासनहीनता के चलते एक्शन लिया गया है तो वे चुनाव में प्रतिभागी नहीं बन सकते हैं। समिति ने छोटी यूनिवर्सिटीज मसलन JNU या पटना यूनिवर्सिटी के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस की सिफारिश की थी। वहीं बड़ी यूनिवर्सिटीज अपने विभिन्न क्लासेज में प्रतिनिधियों का चुनाव डायरेक्ट कर सकती थी। ये प्रतिनिधि एक यूनिवर्सिटी के शीर्ष प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। समिति ने साल में एक बार चुनाव की सिफारिश की थी। साथ ही चुनावी प्रक्रिया मसलन नॉमिनेशन दाखिल करने से लेकर रिजल्ट आने तक 10 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। कैंपेनिंग पर एक कैंडिडेट अधिकतम 5,000 रुपए खर्च कर सकता है, जिसका ऑडिट यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। चुनाव में प्रतिभागी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 75% होनी चाहिए। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए।
4 अप्रैल को थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक के 6वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर समिट में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया। इसका मकसद बे ऑफ बंगाल रीजन में समृद्धि, सुरक्षा और समावेशिता सुनिश्चित करना है। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एक ब्रिज का काम करता है। यह प्लेटफॉर्म रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। उन्होंने भारत के यूपीआई को सदस्य देशों के पेमेंट सिस्टम से जोड़ने का सुझाव दिया है, जिससे सदस्य देशों में कनेक्टिविटी, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 21 पॉइंट एक्शन प्लान को पेश किया, जिसके जरिए बिम्स्टेक के सदस्य देशों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 21 पॉइंट एक्शन प्लान के विषय बिम्स्टेक के इनिशियल लेटर्स के क्रेडेंशियल से बने हैं। एक्शन प्लान का पहला पॉइंट है बिजनेस। इसके तहत बिम्स्टेक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इस साल बिम्स्टेक बिजनेस समिट के आयोजन का विचार पेश किया गया है। एक्शन प्लान का दूसरा पॉइंट है आईटी। इसके तहत ही भारत के यूपीआई को दूसरे देशों के पेमेंट सिस्टम से जोड़ने का सुझाव दिया गया। इसमें एक पायलट स्टडी की योजना की गई है, जिसके तहत बिम्स्टेक के सदस्य देशों की आईटी जरूरतों को स्टडी करके उन्हें डिजिटल अवसंरचना से जुड़ी तकनीकी मुहैया कराई जा सकती है। तीसरा पॉइंट है मिटिगेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके तहत बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रस्ताव पेश किया गया है। चौथा पॉइंट है सिक्योरिटीज एंड स्पेस। इसके तहत बिम्स्टेक देशों में मैन पावर ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड स्टेशंस की स्थापना पर बल दिया गया है। पांचवें पॉइंट में ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर दिया गया है, जिसके तहत BODHI यानी बोधि पहल की शुरुआत की गई। बोधि से मतलब है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके तहत बिम्स्टेक देशों के 300 युवाओं को भारत में ट्रेन किया जाएगा। बिम्स्टेक देशों के छात्रों को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नालंदा यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाएगी। 6वें पॉइंट में एनर्जी एंड यूथ एंगेजमेंट की बात कही गई है। इसके तहत बताया गया है कि बिम्स्टेक का एनर्जी सेंटर भारत के बेंगलुरु में स्थापित किया गया। इसके अलावा इस साल बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट भी आयोजित की जाएगी। साथ ही यंग प्रोफेशनल विजिटर्स प्रोग्राम भी शुरू होगा। 7वें पॉइंट के तहत कनेक्टिविटी एंड कल्चर की थीम रखी गई है, जिसके तहत इस साल भारत में बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यूनियन कैबिनेट्स ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे फेज को मंजूरी दे दी है। यह गृह मंत्रालय की योजना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के फर्स्ट फेज को साल 2023 में लॉन्च किया गया था। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे कुछ चुनिंदा गांवों को व्यापक तौर पर डेवलप करने का टारगेट था। पहले फेज में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के 19 जिलों के गांवों को कवर किया गया था। पहले फेज में इन गांवों में रोजगार के अवसर सृजित किए गए, जिससे स्थानीय जनसंख्या का प्रवासन रुक सके। लोगों का प्रवासन रुकने से सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में काफी इजाफा होगा। जब सीमावर्ती गांवों के लोग प्रवास करते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए एक रिस्क बन जाता है। सरकार की इस योजना के तहत इन गांवों को चहुमुखी विकास किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग गांव छोड़कर न जाएं। गांवों के स्तर पर स्थानीय प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की पहचान करके इन्हें हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान को जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत की मदद से तैयार किया जाता है। सरकार ने दूसरे फेज में गुजरात, राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती गांवों को कवर करने की योजना पेश की है। इसके तहत हर मौसम में सड़क, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, शिक्षा जैसे मुद्दों को कवर किया जाएगा। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है सीवीड। सीवीड एक प्रकार का समुद्री पौधा है जो महासागरों और समुद्रों में उगता है। इसका उपयोग भोजन, कॉस्मेटिक, उर्वरक और मेडिसिन जैसे कई उत्पादों में किया जाता है। यह समुद्र के उथले पानी में उगता है। इसे जमीन या मीठे पानी की जरूरत नहीं होती है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल फसल बन जाती है। यह दुनिया भर में एक स्वास्थ्य भोजन के रूप में लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि इसे उगाना आसान है और इसे बहुत कम देखभाल की जरूरत होती है। यह विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड से भरपूर होता है। यह कैंसर, मधुमेह, गठिया, हृदय की समस्याओं और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। यह इम्यूनिटी को भी बढ़ावा देता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। आइए देखते हैं आज की रैपिड न्यूज में क्या है खास। केरल के एक अनोखे आदिवासी हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया है। इसे कन्नडिप्पाया कहा जाता है। इसके साथ यह केरल राज्य का पहला आदिवासी हस्तशिल्प उत्पाद बन गया है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह एक तरह की चटाई है जो बांस से बनाई जाती है। इसकी खास बात है कि यह ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडी रहती है। इसके अलावा इसका खास चमकदार डिजाइन इसे अलग बनाता है।
यह कला केरल के उराली, मन्नान, मुतुआ, कदर जैसे आदिवासी समुदायों द्वारा संरक्षित की गई है। यह टैग अब इसे बाजार में पहचान, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंच देगा। इससे आदिवासी कलाकारों को आत्मनिर्भर बनने और उसमें उत्पाद बेचने में मदद मिलेगी। हालांकि बाजार की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही यह टैग युवाओं को भी इस पारंपरिक हस्तशिल्प की ओर आकर्षित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच दिलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड यात्रा के दौरान थाई सरकार ने रामायिकिन म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक आई स्टैम्प जारी किया। रामायिकिन थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य है जो भारत के रामायण से प्रेरित है, लेकिन इसमें थाई संस्कृति और परंपराओं को भी शामिल किया गया है। इसकी कहानी लगभग 13वीं सदी से शुरू होती है और इसे राजा रामा प्रथम ने 1797 में लिखा था। रामायिकियन में अच्छाई और बुराई की लड़ाई दिखाई जाती है। इसमें मुख्य पात्र फ्रा राम को भगवान बुद्ध का अवतार माना जाता है, जबकि राक्षस राजा तोसाकंथ को मार यानी बुद्ध के विरोधी का रूप माना गया है। ये कथा थाई कला जैसे खोन नृत्य, नाटक, मूर्तिकला और चित्रकला में झलकती है। इसकी सीख यह है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। भारत के पूर्वी हिस्से में पाए जाने वाले पोप्स पिट वाइपर नामक जहरीले सांप के जहर को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है। इस रिसर्च में जहर में मौजूद 106 प्रकार के प्रोटीन और 12 जहरीले तत्वों की पहचान की गई है। जहर में ऐसे एंजाइम होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, खून का थक्का बनने से रोकते हैं और अंदरूनी रक्तस्राव करते हैं। यह अध्ययन बताता है कि सांप के जहर से मांसपेशियों को नुकसान, सूजन और ब्लड प्लेटलेट्स पर असर पड़ता है। भारत में फिलहाल सिर्फ 4 प्रमुख सांपों के लिए ही एंटीवेनम है, जिससे पिट वाइपर के काटने पर इलाज मुश्किल हो जाता है। यह रिसर्च भविष्य में नए एंटीवेनम बनाने और दवाओं के विकास में मदद करेगी। आपको बता दें कि भारत का 2030 तक सांप के काटने से होने वाली मौतों का 50% घटने का लक्ष्य है। वैज्ञानिकों ने ऑप्टिकल ट्वीजर इलेक्ट्रोफेरेसिस नाम की एक नई तकनीकी से यह समझा है कि बहुत छोटे कण किसी सतह से कैसे चिपकते हैं। इस प्रक्रिया को एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। यह तकनीकी कोटिंग, पानी की सफाई और खाने की चीजों में इस्तेमाल होती है। रिसर्च में पाया गया है कि अगर पानी में ज्यादा क्ले के कण मौजूद हैं तो यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस तकनीकी से वैज्ञानिक बहुत छोटे स्तर पर एब्जॉर्प्शन को रियल टाइम में देख सकते हैं और इसकी रफ्तार और असर को समझ सकते हैं। इससे कंपनियों को इस प्रक्रिया को बेहतर और सटीक तरीके से कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, जिससे उनके प्रोडक्ट्स और सेवाएं बेहतर हो सकती हैं। रेलवे यात्रियों के खोए या चोरी हुए मोबाइल वापस दिलाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल से जुड़कर एक अहम कदम उठाया है। इस पोर्टल की मदद से मोबाइल का IMEI नंबर ब्लॉक किया जाता है, जिससे वह फोन दोबारा इस्तेमाल या बेचा नहीं जा सकता। यह तकनीकी पहले पूर्वोत्तर भारत में आजमाई गई थी और अब पूरे देश में लागू की जा रही है। इससे लाखों यात्रियों को फायदा होगा। आरपीएफ पहले से ही ऑपरेशन अमानत चला रही है, जिसके तहत जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक 84.03 करोड़ रुपए की खोई चीजें 1.25 लाख से ज्यादा यात्रियों को लौटाई गई हैं। अब CEIR पोर्टल की मदद से मोबाइल फोन भी जल्दी और आसानी से मिल सकेंगे। आइए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में आदिवासी हस्तशिल्प उत्पाद कन्नडिप्पाया को GI टैग दिया गया है। ये उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्षा मंत्रालय की योजना है। इसके तहत केवल चीन की सीमा से सटे गांवों का विकास करने का प्रावधान है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। अब आइए नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, हाल ही में यूएसए ने भारत पर किस दर से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 26%, 34%, 20% या फिर 52%? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी 26%। बिम्स्टेक के 6वें सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? थाईलैंड, श्रीलंका, भारत या फिर बांग्लादेश? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी थाईलैंड। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी सप्ताह भर के बुलेटिन के कंपाइलेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।